ज्यादातर लोगों को आईपीसी की जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं हैं, जिनके बारे में हमारी जानकारी होना जरूरी है, उनकी हमें जानकारी ही नहीं है। एमएस यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करने वाली हूँ और उनसे जानेंगे कि आखिरकार आईपीसी की जो बेसिक धाराएं हैं, जिनका नॉलेज हमारे लिए होना जरूरी है, वो क्या है। हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ स्टार्टिंग से ऋग्वेद हो गया, वेद्स हो गए, मनुस्मृति हो गया, उसमें डिफाइंड था। फिर धीरे 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 मुगल सिस्टम आया, मुगल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर क्रिमिनल सिस्टम चला गया। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो धीरे धीरे क्रिमिनल कोर्ट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। कई राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस लाइक इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सारे शहरों में रेप केसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो डोमेस्टिक वायलेंस जो सिविल सोसाइटी में महिलाओं पे प्रताड़ना का हो रहा है, जो डॉरी से प्रेशर करके उनके पर परेशान या ज़बरदस्ती उनसे पैसा निकलवाने के लिए उनके घर पे प्रेशर बनाया जाता है। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पे सेक्शन है 304B, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी भी औरत के साथ कोई उसका पति या फिर उसके पति के घर वाले अगर बॉडीली इंजरी, बर्न या फिर डेथ कॉज करते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रावधान है। हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री और भारत देश में एक संविधान और कानून बना हुआ है। सालों से संविधान और कानून के तहत ही सारी गतिविधियों को देखा जाता है। कोई भी क्राइम जब होता है, कोई भी घटनाएं जब घटती है, हर चीज के लिए अलग अलग धाराएं बनाई गई है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि ज्यादातर लोगों को आईपीसी की जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं हैं, जिनके बारे में हमारी जानकारी होना जरूरी है, उनकी हमें जानकारी ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वीएनएम के दर्शकों तक हम ये जानकारी पहुंचाए कि आईपीसी की जो बेसिक धाराएं हैं, जिनकी जानकारी होना हम सब के लिए जरूरी है, उस पर कुछ चर्चा की जाए। मैं एमएस यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करने वाली हूँ और उनसे जानेंगे कि आखिरकार आईपीसी की जो बेसिक धाराएं हैं, जिनका नॉलेज हमारे लिए होना जरूरी है, वो क्या है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जैसे मैंने पहले कहा कि आईपीसी की बेसिक धाराओं की जानकारी हम सबको होना जरूरी है और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट से बात की जाए और उनसे जाना जाए कि आखिरकार वो कौन सी धाराएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। मेरे साथ लॉ फैकल्टी के राहुल कुमार है। राहुल, बताइए, आईपीसी की जो धाराएं हैं उसके बारे में सबसे पहले बताइए, क्यों इन धाराओं का गठन करना पड़ा और धाराओं के बारे में जिसके बारे में हमारे लिए जानकारी होना जरूरी है। हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ स्टार्टिंग से ऋग्वेद हो गया, वेद्स हो गए, मनुस्मृति हो गया, उसमें डिफाइंड था। फिर धीरे 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 मुगल सिस्टम आया, मुगल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर क्रिमिनल सिस्टम चला गया। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो धीरे धीरे क्रिमिनल कोर्ट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे कलकत्ता में 1775 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो धीरे धीरे ये जो क्रिमिनल कोर्ट्स है वो रूप लेने लगे डेवलपमेंट के तौर पे, जिसमें सीआरपीसी का डेवलपमेंट, इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है उसका डेवलपमेंट। और आज के दिन में अभी चुनाव का टाइम है तो मैं चुनाव से रिलेटेड, ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें 3-4 चीज़ें हैं उसके एम्बिट में। ये ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन 171 सेक्शन के अंडर कवर्ड है, इंडियन पिनल कोड 1860 के अंडर। उसमें ब्राइबरी है जो कि 171B के अंडर कवर्ड है, जिसमें ब्राइबरी के अंडर है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके आप लोगों को कुछ ब्राइब कर रहे हो, उसको गिफ्ट कर रहे हो जिससे चुनाव में फायदा हो उसको, तो उसके लिए 117E के अंडर हम उसका पनिशमेंट भी डिफाइन है, जिसमें 12 महीने से लेके 2 साल तक की सजा है और फाइन की भी व्यवस्था है। फिर सिर्फ देने वाले के लिए सजा है कि लेने वाले के लिए कोई सजा है? दोनों के लिए मैडम। फिर मैडम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी है जो 171C के अंडर डिफाइंड है, जिसमें आप अपनी प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की जो पवित्रता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी आईपीसी ने मेंशन किया है कि आप 12 महीने से लेकर 2 साल की सजा और फाइन दोनों है। फिर पर्सोनेशन, जो एक दूसरे के मतलब इन द नेम ऑफ अदर्स वोटर के अगर वोटिंग कर देना, मतलब ऐसी वोटिंग हर भारत के अलग अलग राज्यों में होती है, अलग अलग प्लेसेस में होती है, तो उसके रिलेटेड भी ऑफेंस मेंशन है। फिर इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट, जैसे इंदिरा नेहरू गांधी राज नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मेंशन है कि इंदिरा गांधी ने कैसे सरकारी मशीनरी का फायदा उठाते हुए, अपना इन्फ्लुएंस लेते हुए अमेठी में जो चुनाव कराया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए उनका चुनाव भी कैंसिल कर दिया था।
चुनावी माहौल है देश भर में। पहले चरण का चुनाव पहले ही हो चुका है और अब आने वाले तबकों में हमें भी वोटिंग करनी है। ऐसे में अगर कोई आपको पैसों की लेन देन करता है तो वो तो गुनहगार है ही, आप भी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकते हैं और इसीलिए सावधान जरूर रहे। चुनाव है और वोट मांगने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन वो आपको मुश्किल में कानून के दायरे में ला सकता है। चलिए कुछ और धारा के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका और आप कौन सी धारा के बारे में बताने वाले हैं? मैं आईपीसी की धारा सेक्शन 375 और 376 के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि रेप से रिलेटेड है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में हर दिन, हर महीने, हर साल बहुत सारे रेप केसेस दर्ज होते हैं। उसमें से बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें से लोग सोसाइटी में बदनामी होने की वजह से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। हर दिन लगभग 100 से ज़्यादा रेप केसेस दर्ज करे जाते हैं। उसमें से कई राज्यों में सबसे ज़्यादा केसेस लाइक इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सारे शहरों में रेप केसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है अगर हम और शहरों से कंपेयर करें तो। क्या आपकी नज़रों में ये ठीक है कि जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट में, तो उन लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए इस चीज़ को कम करने के लिए? क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी मेरी नज़र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर हम अभी रेप अक्यूज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये उनको खुली छूट दे रहा है कि वो ये काम फिर से और करें और की लड़कियों के साथ में ये चीज़ फिर से करें। तो क्या हमारे देश की लड़कियों को घुट-घुट जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या उनको खुली सांस लेने का अधिकार नहीं है या उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो अब मैं आपको रेप के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होता है। इन द इंडियन पार्लियामेंट अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, उसके अंदर रेप को बताया गया है। तो रेप कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में करता है बिना उसकी सहमति के, वो रेप कहलाता है। किसी भी नाबालिग लड़की के साथ में किया जाने वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। किसी भी नाबालिग लड़की के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, उसके बाद में उसे शादी का लालच देना, सारी जेल की कार्रवाइयों से बचने के लिए, वो रेप कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक ना होना, को सेक्सुअली हैरेस करना या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, रेप कहलाता है। किसी भी महिला को नशे में नशा करवा देना, उसके बाद में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, रेप कहलाता है। हर एक महिला को और उनकी फैमिली मेंबर्स को सोसाइटी और समाज की कोई भी परवाह किए बिना इस चीज़ के अगेंस्ट में केस फाइल कराना चाहिए, जिसके अंदर सेशन कोर्ट के अंडर सेक्शन 376 के अंदर 376 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशमेंट हम दिलवा सकते हैं। तो कोर्ट मिनिमम ऑफ 10 years जिसको बढ़ाकर पूरे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट देता है। अगर वो गैंगरेप है तो मिनिमम ऑफ 20 years जिसको बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जाता है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जो भी रेप विक्टिम्स हैं वो इस लड़ाई में ऐसे अकेले नहीं हैं। वी एज अ लॉ स्टूडेंट एंड एवरी कोर्ट मेंबर एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी आर देयर विद देम। रेप के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और उस पर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईपीसी की धाराएं जो है आपके साथ है और मामला दर्ज कराना एक बात है, लेकिन जो लोग बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, आप सोचिए सामने वाले की जिंदगी खराब हो रही है और आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि अगर मामला दर्ज हुआ तो आपको जो जेल होगी और जो बदनामी होगी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक सिविल सोसाइटी के सारे रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं और अगर हम इस तरीके की कोई भी अपराध को अंजाम देते हैं तो हमें सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है और ऐसे में आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है और इसीलिए किसी भी तरीके के अपराध से बचना जरूरी है। और रेप जैसे अपराध तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर भारत में कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, कोई ऐसी मेंटालिटी क्रिएट करनी होगी कि हम ऐसी जघन्य वारदातों से बच सके, क्योंकि इसमें बहुत इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, तो इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए थैंक यू सो मच। संजीत, आप आज कौन सी धारा के बारे में बताने वाले हैं? सेक्शन 498 ए के बारे में बताना चाहते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस जो सिविल सोसाइटी में महिलाओं पे प्रताड़ना का हो रहा है, जो डॉरी से प्रेशर करके उनके पर परेशान या जबरदस्ती उनसे पैसा निकलवाने के लिए उनके घर पे प्रेशर बनाया जाता है। तो आए दिन हमारे सिविल सोसाइटी में यह
नियर बाय जो भी हमारे पुलिस स्टेशन वहाँ पे कम से कम जो भी होता है, जो FIR दर्ज होते हैं, लॉन्च होते हैं, उनमें उन पे जो केसेज का जो रजिस्टर होता है उस पे अब महिला पहले उनका कहना है कि अगर कोई भी महिला अगर किसी पति या घर वाले पे उनके प्रेशर के डॉरी के प्रति केस रजिस्टर करवा रही है तो क्या वो सही है या गलत, उन पे के लिए महिला आयोग की एक कमेटी हो जाए जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। पहले आप उनके पास केस लेके जाओ, महिला आयोग के पास। अगर उनकी कमेटी जांच करती है, अगर सही दोषी पाया जाता है तो उनके घर वाले जितने भी जिनके नाम जो रजिस्टर करवाए हैं उन पे उनके कार्रवाई होगी। लेकिन अभी 2005 से लेके 17 तक में जो था, 12 साल में जो डेटा ऑब्जर्व किया गया महिला आयोग के, दिल्ली महिला आयोग से, इसमें था कि 80% केसेज फॉल्स रजिस्टर हो रहे थे। तो इस पे नया कानून संशोधन करने के लिए दिल्ली महिला आयोग अभी 2017 से लेके जुलाई 31 के बाद जो लॉन्च हुआ है डेटा, जो अभी प्री इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो इस पे जो कानून है 20 जो विक्टिम्स हैं, जिन पे केसेस जो पैसे या किसी के स्रोत से या रीच से वो सपोर्ट से नहीं जेल नहीं जा पाते थे, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट फिर से एक पॉलिसी इसमें इम्प्लीमेंट करने वाली है, चेंजेस, और इसको चेंज करके महिला आयोग से जो एक 2005 में सुशील करके थे जो उनके केस पे ये हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग जैसे कि इसको अगर सुप्रीम कोर्ट के CJI ने 2005 में कहा था कि जो हमारी बात होती है IPC 498 की, इसको लीगल टेररिज्म भी कहते हैं। लीगल टेररिज्म इसकी जबरदस्ती हमारे उन पे दबाव बनाया जाता है, उनको इनका गलत दुरुपयोग उठाया जा रहा है। तो इसके लिए एक बड़ा कानून बनाने की और इसमें चेंजेस के ऑब्जर्व की जरूरत है। क्या मानते हैं सोशली ये जो चीजें बढ़ती जा रही है कि कानून का सहारा लेकर हम किसी को मुश्किल में भी डाल सकते हैं, ये चीजें भी बढ़ती जा रही है, खासकर महिलाएं भी अब IPC की जो धाराएं हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? IPC धारा के लिए जो गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें कम से कम अगर गलत फॉल्स पाए तो 3 साल की सजा कम से कम, और उस पर फाइन और जुर्माने का भी ये रखा गया है। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ विक्टिम्स है तो पेनल्टी और उनको जेल में जानी पड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया संजीत ने कि IPC की धाराओं का अगर आप दुरुपयोग करते हैं, बहुत सारे केसेस अब ऐसे पाए जाते हैं जिसमें महिलाएं तो पीड़ित होती थी, लेकिन अब पुरुषों को भी IPC की धाराओं के तहत पीड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, परिवार वालों को परेशान किया जाता है। तो अगर गलत मुकदमा दायर करते हैं तो उसकी भी सजा IPC की धाराओं में है। तो गलत चीजों, IPC की धाराओं का, कानून का, संविधान का गलत इस्तेमाल करने से बचे, वरना आप भी कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। अब हमारे साथ खुशी है, खुशी से जानेंगे कि खुशी क्या बात करने वाली। खुशी, IPC की कौन सी धारा के बारे में आज आप हमें बता रहे हैं? जैसे कि भैया ने बताया डाउरी के बारे में कि अगर कोई डाउरी गलत तरीके से इम्पोज करता है किसी मर्द पे, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे सेक्शंस हैं जिससे वो अपना मुनाफा कर सकते हैं। वैसे ही मैं बात करूंगी 304 के बारे में, जो कि डाउरी डेथ की बात करता है। भारत में आज से नहीं, कई वर्षों से डाउरी का, दहेज की प्रथा चलती आ रही है, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी शोषण का सामना करना पड़ता है। कईयों की मौत हो जाती है इस दौरान, जैसे उनके पति, उनके घर वाले जिस तरीके से उनको रखते हैं, उनको समाज में रखते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, और सिर्फ पैसे की मांग, कुछ चंद पैसों की मांग की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पे सेक्शन है 304B, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी भी औरत के साथ कोई, उसका पति या फिर उसके पति के घर वाले अगर बॉडीली इंजरी, बर्न या फिर डेथ कॉज करते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रावधान है जिसमें आपको 7 साल की सजा और फाइन दोनों हो सकता है। अब इसमें ये भी आता है कि जिसमें भैया ने 408 की बात की थी, 408A ये कहता है कि अगर कोई मर्द क्रुएल्टी करता है, हरासमेंट करता है, तो उसके अंडर भी, वो भी डाउरी के अंडर में अगर वो चीज उस संदर्भ में कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान है जिसमें 3 साल की सजा और फाइन दोनों लगेंगे। अब 113 की बात करते हैं, 113B जो कि एविडेंस एक्ट की बात करता है। वो ये कहता है कि अगर ये बात दर्ज होती है कि कहीं पे डाउरी हुआ है, कहीं पे डाउरी से डेथ हुई है, और अगर ऐसा पाया जाता है कि प्रूफ हो चुका है, एविडेंस हमारे यहाँ प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ हो चुका है कि सामने वाली पार्टी ने उस महिला का जो भी है शोषण किया है, जिस वजह से उसकी मौत हुई है, तो कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं रह जाता, जब बल्कि उसको सजा सुनाई ही जाएगी, जिसमें शैल का वर्ड किया गया है, शैल का यूज किया गया। और शैल का मतलब है कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन दिस टू कॉज अ पनिशमेंट फॉर देम, जिन्होंने ये गलत काम किया है। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई सोच थी जो समाज में, जो कि 1961 में आई थी। और आज भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जो यूजुअली रजिस्टर नहीं होते, और जो रजिस्टर होते हैं वो बहुत ही हीनियस होते हैं। मैं चाहूंगी कि लोग सामने आए, औरतें सामने आए, समाज उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, और हम एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग उनके साथ हैं और उनका साथ देंगे।
डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आईपीसी की धारा इसमें कैसे सपोर्ट करती है एक महिला को? जी, इसमें भी सपोर्ट करती है, वो भी हरासमेंट और क्रुएल्टी के ही अंडर आ जाता है। अगर कोई मर्द अगर किसी औरत के साथ मारपीट करता है, अगर उसका शोषण करता है, चाहे घर में ही ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो आपको तनाव देते हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें आप आके अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर सकती हैं और आपको सुरक्षा मिलेगी। यानी आपके साथ कुछ भी गलत होता है। शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे लोग बोलना नहीं पसंद करते, उन्हें लगता है कि हमारे परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कई बार कई महिलाओं की जान तक चली जाती है, परिवार वाले उन्हें मार तक डालते हैं। ऐसे में चुप रहना एक सही निर्णय नहीं होता है। बोलेंगे और बोलने के बाद कानून आपके साथ है, सोसाइटी आपके साथ है, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत होती है। आईपीसी की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर दहेज जैसी बहुत सारी चीजों में आपकी सहायता कर सकती है। अब हमारे साथ मानव है। मानव से भी मैं यही पूछूंगी कि आखिरकार कौन सी ऐसी धारा है जिसके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं। मानव, आप आज कौन सी आईपीसी की धारा की बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात करने आया हूँ कि व्हाट इज द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द डेमोक्रेसी टू द पर्सन हु इज बीइंग एक्यूज्ड एंड बीइंग कॉट बाय द पुलिस ऑफिसर्स. So what is the police proceedings, what is the court proceedings, and it should be mandatorily known to each and Indian citizen because it is the duty of each and every citizen to get knowledge about the law. But it is being found that certain at high rate that no one has know that what is the right of an accused, the person who is being arrested. So मैं ये बताना चाहूँगा कि राइट्स में एक्यूज पर्सन के राइट्स ये होते हैं कि उनको इंटेरोगेशन के द्वारा एडवोकेट से मिलना भी उनका एक राइट है. उनको पता चलना चाहिए कि उनको कौन से ऑफेंस के अंदर या फिर कौन सी धाराएं के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और वारंट का होना बहुत ज़रूरी है. अगर ऑफेंस इज ऑफ ग्रेव काइंड, फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, डेकॉइटी, एक्सटॉर्शन, then the police has directly right to arrest without the warrant. लेकिन अगर वारंट के बिना भी अरेस्ट किया गया है तो within 24 hours the accused has to be present beyond the magistrate. आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग अगर उनके इट इज नॉट पॉसिबल टू हायर अ एडवोकेट फीस तो उनको फ्री लीगल एड भी कोर्ट के द्वारा और जुडिशरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. मानव, आजकल बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन हम देखते हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी पुलिस अरेस्ट करती है, क्या इनके लिए भी कोई कानून है? हाँ, इनके लिए भी कानून है, बट इफ दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसी, इफ दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, और अगर वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर नुकसान कर रहे हैं तो फिर उनके अगेंस्ट भी धाराएं लगाई जा सकती है. सिर्फ और सिर्फ तभी? सिर्फ और सिर्फ तभी. अच्छा, महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए मानव क्या प्रावधान है? महिलाओं को अरेस्ट करने के प्रावधान में यह है कि उनकी डाइट कस्टडी नहीं ली जा सकती किसी के भी द्वारा, और महिला को सिर्फ महिला अरेस्ट कर सकती है. और महिला को हो सकता है तो नाइट के समय दरमियान उनको कस्टडी में रखा ही नहीं जाता. तो ये थे मानव प्रजापति जो बता रहे थे कि अरेस्ट अगर आप होते हैं कोई भी चीज में, कोई भी कानून के तहत, कोई भी गतिविधि के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपके पास क्या राइट्स होते हैं, अरेस्ट करने के क्या नियम हैं, और उसी नियम के तहत पुलिस को चलना पड़ता है. संविधान में बहुत सारी धाराएं हैं और इन धाराओं के पालन के साथ ही कानून चलता है. लेकिन अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि आईपीसी की धाराओं के नाम पर आपके साथ कुछ गलत हो, और इसीलिए बेसिक धाराओं की जानकारी होना सभी सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. लॉ फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता भी हमारे साथ है. उनसे भी मैं बात करूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है. आज बहुत सारी धाराएं स्टूडेंट से बताई हैं. मैं सर से पूछना चाहूंगी कि क्या एड ऑन करना चाहेंगे और कितनी जानकारी एक आम नागरिक को भी होना जरूरी है, क्योंकि राह चलते आपके साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी अपराध, कोई भी आपराधिक वारदात के आप भोग बन सकते हैं. सर, हमारी ये विडंबना है, आईपीसी की इतनी सारी धारा हैं, कानून बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को, मेरे जैसे लोगों को भी आईपीसी की बेसिक धाराओं का नॉलेज नहीं है. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा मैडम कि आईपीसी जो अभी करंटली है वो 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता में बदल जाएगा, वो इन्फोर्स हो जाएगा. और
मैं कंपैरेटिव व्यू में बताऊंगा कि कौन सी धाराएं जो मैं बताने वाला हूँ। मैं अभी की धारा में बता रहा हूँ अनलॉफुल असेंबली के बारे में, जो सेक्शन 141 इससे डील करता है ना। सेक्शन 141 बताता है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, है ना, वो एक जगह कहीं पे किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए एक बार मिलते हैं और उसमें से 4-5 चीज़ें बताई गई हैं कि मान लो कि उन्होंने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिया, या फिर जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर पार्लियामेंट हो, उनको ओवर वाव करने की कोशिश की, है ना, तो या फिर कोई एक पब्लिक सर्वेंट है ना, उसको उसकी ड्यूटी नहीं करने देने की कोशिश की, है ना, तो ऐसे में उनके ऊपर में अनलॉफुल असेंबली लग सकता है। उसके बाद फिर अनलॉफुल असेंबली में बताना चाहूँगा कि मान लो किसी की प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी में 4-5 लोग जाके उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में भी उनको हम कह सकते हैं कि ये एक अनलॉफुल असेंबली है, जिसमें से उस पर्सन को या उन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा की 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। और मैं इसमें बताऊंगा अनलॉफुल, जनरली जो लॉ कॉलेजेस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनलॉफुल असेंबली एंड द राइट, है ना। बेसिकली राइट जो होता है उसमें भी 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि लोग उसको वायलेंस करने की कोशिश करते हैं या कुछ फोर्स करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अनलॉफुल असेंबली और राइट। राइट में जनरली जो सज़ा का प्रावधान होता है वो 2 साल तक का हो सकता है, और उनमें फाइन भी लगाई जा सकती है ना, या दोनों भी हो सकता है। जी सर, बहुत कंडीशंस में धारा 144 लागू कर दी जाती है, ये क्या होता है? 144 जो धारा लागू की जाती है बेसिकली वो कहीं पे भी अगर किसी टाइप का मतलब कि जो पब्लिक एट प्लेस में मान लो कि वहाँ पे शांति भंग हो गई, तो वहाँ पे 144 की धारा लागू कर दी जाती है, ताकि फॉर ए टाइम बिंग उस कंडीशन से जो अपने अधिकारी है उस चीज़ को शांत कर पाए, निपट पाए। मैं यहाँ पे 1-2 और चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देना चाहता है या फिर एविडेंस को फैब्रिकेट करना चाहता है ना, उसमें किसी टाइप की छेड़छाड़ करना चाहता है, ऐसे में भी सजा का प्रावधान आईपीसी में है ना। अंडर सेक्शन 191 और 192 में उस पर्सन को 7 साल तक की सजा हो सकती है ना, उस एविडेंस को फॉल्स एविडेंस देने के लिए या उसको छेड़छाड़ करने के लिए। या अभी के जो नए नियम के हिसाब से 7 साल की सजा प्लस 10,000 का फाइन उसको देना पड़ेगा अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी भी एविडेंस के साथ वो छेड़छाड़ करता है और एट द सेम टाइम उसको बदलने की कोशिश करता है या फॉल्स एविडेंस देने की कोशिश करता है। सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि हमारे देश में कानून के प्रति जागरूकता कम है? लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये धाराएं हैं और इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। यस मैडम, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इट इज़ द ओनर्स ऑन द लॉ कॉलेज एज वेल एज द असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ द कॉलेज दैट दे मस्ट मेक अवेयरनेस अबाउट द जनरल sections of the IPC, because it's very much necessary or mandatory to the people, because we know that knowledge is like a power to the common people, even for us. थैंक यू सो मच। ये थे प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता, जो बता रहे थे कि किस तरह से बेसिक आईपीसी की धारा आपके लिए जरूरी है, जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ हो सकता है कि उससे रूबरू हो, और ऐसे में उसकी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। अब जितायु मेरे साथ है और जितायु सुप्रीम कोर्ट से इंटर्नशिप करके लौटे हैं। जितायु, आईपीसी की बेसिक धाराओं के बारे में आपको लगता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है? मतलब कई सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। जैसे आज मेरे सभी फ्रेंड्स ने आपको कई सारी धाराओं के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया। तो आईपीसी जो है वो एक ऑफेंस होता है, अगर आपके कोई राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके अंदर क्या पनिशमेंट्स है और इन सब चीज़ों को बताती है। अब मैं जो 2 एस्पेक्ट्स पे आज बात करने जा रहा हूँ, वो जब आपके साथ ऑफेंस हो रहा है
उस टाइम पे आपके पास क्या राइट्स है, उस चीज़ पे मैं बात करूँगा। तो एक हमारे पास राइट होता है राइट टू सेल्फ डिफेंस का, मतलब कि जब अगर कोई हम पर कोई फोर्स एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पे हम उस ऑफेंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम एक खुद उसके सामने फोर्स एप्लीकेबल करने का हमारे पास राइट होता है। तो सेक्शन 96 से शुरू होकर इसमें धाराएं शुरू होती है। जैसे कि कई बार ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि कोई हमारे साथ आके फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम सामने उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, हमारे खिलाफ भी कोई FIR रजिस्टर होगी या कुछ हमें भी दिक्कत आ सकती है, तो हम ये चीज़ नहीं करते हैं। पर मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम खुद का सेल्फ डिफेंस कर पाए। और एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि एक ऑफेंस है मिसकैरेज, जो हम आज के समय में बहुत देखा जाता है, जो कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या तो फिर बैकवर्ड एरियाज है। तो हर एक वुमन को अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी होती है, और जो भी कोई बच्चा होता है अनबॉर्न चाइल्ड, उसके भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वुमन की बॉडीली ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिसकैरेज पर भी हमारे इंडियन पिनल कोड में बहुत सारी धाराएं हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर मदर की परमिशन के बिना या तो कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, इन सब सिचुएशंस में अगर कई बार हम देखते हैं कि सोनोग्राफी के द्वारा जेंडर प्रिडिक्शन करके फिर वो जो अगर लड़की होती है तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई इसे बर्थ नहीं लेने देना चाहिए, और फिर कई तरीकों से उसका मिसकैरेज किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे IPC में कई सारी धाराएं हैं, और ये सब चीज़ें होने के बाद जब हमारे साथ ऑफेंस हो जाता है तो ये IPC से गवर्न होता है, और फिर इसमें हमारे लिए ऑफेंस की पेनल्टी बताई गई है, और फिर उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगी। सबसे पहले हम जाते हैं FIR करवाने के लिए। अगर हमारी FIR रजिस्टर नहीं करते हैं पुलिस वाले, तो हम उससे आगे क्या कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो हमारे पास कोई रेमेडी ही नहीं बची कि पुलिस ने हमारी FIR नहीं ली, तो हम उस केस में आगे जाकर कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कमिश्नर साहब भी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो इस सिचुएशन में हम जाके मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट खुद उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं। तो ये जो पूरा लॉ का डिजाइन है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एडिक्वेट है। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो अवेयरनेस किए जाए, इन सब जो मेरे फ्रेंड्स ने जो बातें बताई उनको आप सुने समझे और उनसे अपने जीवन में उनका अनुकरण करें। जब भी आपके साथ अगर कुछ गलत हो तो उसके सामने आवाज उठाए। हमेशा न्याय और कायदे आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। भारतीय संविधान जब से बनाया गया तब से भारत देश इसे चुस्त तरीके से फॉलो करता है। वैसे बहुत सारे इसमें लूप होल्स भी होते हैं, संविधान को मजबूत करने की बात भी चल रही है, संविधान को बदलने की भी बात चल रही है, लेकिन इसी बीच संविधान में बेसिकली फिलहाल जिस संविधान को हम फॉलो कर रहे हैं उसकी IPC की काफी सारी धाराओं के बारे में आज हमने जानकारी ली है, और लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स और सर ने हमें काफी बेसिक जो धाराएं हैं जिसके साथ डे टू डे एक व्यक्ति हो सकता है कि उसके साथ वो सिचुएशन पेश आए, उसके बारे में जानकारी ली है। VNM पर इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव जानकारियां आप तक पहुंचती रहती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ VNM TV जरूर देखते रहें, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। VNM TV को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है अब तक तो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये जानकारी ऐसी है जो घर घर पहुंचना बहुत जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और जियो TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।